करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में मनु के मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों का अध्ययन। मनु ने माना है कि मंत्रिपरिषद राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य होती है और इसके द्वारा ही राजा धर्म और दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। मनु ने शासकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप कहा है कि राजा को अकेले ही शासकीय शक्ति का प्रयोग करना अनुचित एवं व्यवहारिक है। मंत्रिपरिषद की महत्वता को स्वीकार करते हुए मनु ने कहा है कि सहज कार्य को करने के लिए भी व्यक्ति को सहायकों की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी स्थिति में महान उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए राजा को मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श के आधार पर कार्य करना चाहिए। मंत्रिपरिषद की महत्वता को ध्यान में रखते हुए मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह राजकार्य के सुचारू निर्वाह हेतु 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनके परामर्श से अपने कार्यों को संपन्न करे। मनु ने मंत्रिपरिषद में उनकी कार्यप्रणाली, मंत्रणा की गोपनीयता आदि पर भी प्रकाश डाला है। फर्स्ट हम करते हैं मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताएं। मनुस्मृति में मंत्रियों का उच्च कुल में उत्पन्न होना एक आवश्यक योग्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु ने कहा है कि मंत्रियों को शास्त्रों का ज्ञान, शूरवीरता, शस्त्र विद्या में निपुणता एवं योग्यता के अन्य समस्त परीक्षणों में सफलता आदि को मंत्रियों के लिए आवश्यक होना जरूरी है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वे विद्वान एवं धर्मात्मा ब्राह्मण मंत्री से राज के आवश्यक कार्यों में सहयोग प्राप्त करें। अर्थात मनु ने मंत्री के लिए उच्च कुल में उत्पन्न होना, धर्मात्मा एवं विद्वान होना आवश्यक माना है। मनु ने शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना है तथा व्यक्त किया है कि यदि शूद्र अपनी योग्यताओं के आधार पर मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त भी प्रतीत हो तो भी उसे मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में शूद्रों के प्रति भेदभाव का मनु ने कोई तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किया। मनु ने कहा है कि मंत्री को वंश परंपरा पर एवं चारित्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, साथ में बुद्धिमान, स्थिरचित्त, शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित के विपरीत आचरण को न करने वाला, आलस्य रहित, ज्ञानी, अपने कार्य के प्रति उत्साही होना भी मंत्री के लिए आवश्यक है। मनु ने विशिष्ट मंत्रियों के लिए विशिष्ट योग्यताओं का भी निर्धारण किया है। उनके अनुसार धन्य आदि के संग्रह हेतु उन मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो शूरवीर हो, उत्साही हो, उच्च कुल में उत्पन्न हो और रिश्वत न लेने वाले हों। मनु ने मंत्रियों के दायित्व विवेचन उपलब्ध नहीं होता है। मनु ने कहा है कि विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उन अध्यक्षों का कार्य राज कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना होना चाहिए। अर्थात मंत्री को आलस्य रहित होकर नागरिकों द्वारा किए गए कार्यों को देखना चाहिए। मंत्रियों का यह कर्तव्य माना गया है कि प्रजा व राज कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते रहें। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि मंत्री सहित जिस राजा के राज करते हुए राज्य में चोरी आदि होती है तो राजा मरा हुआ है। अर्थात प्रजा के अहित में कोई कार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि राजा को प्रजा का रक्षक माना गया है। मनु ने कहा है कि शासकीय कार्य को संपन्न करते राजा को मंत्रियों के साथ विभिन्न संदर्भ में संधि, विग्रह, स्थान आदि के संदर्भ में विचार विमर्श करना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श की अनिवार्यता को महत्व देते हुए मनु ने कहा है कि राजा के समक्ष नीति निर्णय के किसी प्रसंग में यदि धर्म संकट उपस्थित होता है तो मंत्रियों की सहमति से धर्म के मार्ग को निश्चित करना चाहिए।
मनु ने दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों एवं दूतों के कार्यों के निरीक्षण आदि कार्यों के लिए भी शासक को मंत्रियों से मंत्रणा करने का परामर्श दिया है तथा मंत्रियों का ये दायित्व माना है कि वे उपयुक्त विषयों पर शासक को उपयुक्त परामर्श दें। इस प्रकार मनु ने मंत्री परिषद को महत्वपूर्ण दायित्वों से युक्त माना है। नेक्स्ट, मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शासक द्वारा मंत्रियों से मंत्रणा किए जाने के संदर्भ में दो विभिन्न विधियों का विवेचन प्राप्त होता है। प्रथम है मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक गोपनीय विचार विमर्श करना और दूसरा सामूहिक मंत्री परिषद से संपूर्ण मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करना। मनुस्मृति में मनु ने परिस्थिति के अनुसार शासक को दोनों विधियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया है। मनु के अनुसार शासक को महत्वपूर्ण व जटिल समस्याओं पर मंत्री परिषद के सदस्यों को पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा करनी चाहिए एवं सब सदस्यों से मंत्रणा करने के उपरांत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। किंतु सामान्य शासकीय कार्यों के संदर्भ में सामूहिक रूप से की गई मंत्रणा को उपयोगी माना है। अर्थात दो विभिन्न विधियां हैं। एक तो है शासक को जटिल विषयों पर मंत्री परिषद के सदस्यों से अलग अलग मंत्रणा करना और दूसरा सामान्य विषयों पर सामूहिक रूप से मंत्रणा करना। नेक्स्ट है मंत्रणा की गोपनीयता। मनु ने मंत्र की गोपनीयता पर विशेष बल दिया है और कहा है कि मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थल, समय और परिस्थितियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मनु का मत है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते, वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। अर्थात मंत्र की गोपनीयता को राजा व राज्य के वैभव में वृद्धि के लिए आवश्यक माना है। मनु ने मंत्र की गोपनीयता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रणा के समय को महत्वपूर्ण माना है और मनु का कहना है कि मध्याह्न अथवा अर्धरात्रि में मानसिक खेद व शांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि अर्धरात्रि व दिन के मध्य का समय सामान्य रूप से समस्त व्यक्तियों के लिए विश्राम का समय होता है। अतः इस समय के चयन का औचित्य संभवतः यह है कि ऐसे समय में मंत्रणा में व्यवधान की आशंका न्यूनतम होती है। मंत्रणा स्थल के रूप में मनु ने निर्जन वन, पहाड़, एकांत प्रासाद को उपयुक्त माना है, क्योंकि ऐसे स्थान मंत्रणा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सकते हैं। मनु ने मंत्रणा के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भी विवेचन किया है। ये परिस्थितियां मंत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानी गई हैं। उनके अनुसार मंत्रणा स्थल से मंत्रणा के समय बुद्धिहीन, मूक, बधिर, तिर्यक योनि से उत्पन्न पक्षी जैसे तोता, मैना आदि, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, रोगी, स्त्री, कम या अधिक अंग वाले व्यक्ति आदि सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों की अस्थिर बुद्धि के कारण ये अपमानित होने पर मंत्र का भेदन कर सकते हैं। इस प्रकार मनु ने शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद की व्यवहारिक प्रभावपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है, जो कि व्यवहारिक रूप से उचित है। मनु ने मंत्रियों को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते समय मनु ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किए जाने से पूर्व उनकी योग्यता और उपयुक्तता के समुचित परीक्षण को अनिवार्य माना है। यह है मंत्री परिषद से संबंधित कुछ बिंदु। नेक्स्ट आगे हम करते हैं प्रशासनिक। मनु ने संपूर्ण शासन का केंद्र राजा को स्वीकार किया है, लेकिन शासन व्यवस्था में मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हालांकि मनु ने कौटिल्य की भांति प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से विवेचन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ प्रसंगों में प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पक्षों का संकेत मिलता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त संख्या में उत्साही, आलस्य रहित व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करे। मतलब शासन की शीर्षस्थ जो अधिकारी है उनको मनु ने अध्यक्ष के रूप में चित्रित किया है।
मनुस्मृति में परिषद का भी उल्लेख किया गया है और परिषद में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है जो कानून निर्माण और नीति निर्माण संबंधी कार्यों को करें। मनुस्मृति में सेना को शासन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि सेना सेनापति के अधीन होनी चाहिए। मनु ने राजा को राज्य में शुद्ध अंतःकरण वाले, चेष्टाओं को जानने वाले, कुलीन, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, देश काल को समझने वाले व्यक्ति को दूत का पद देने का परामर्श दिया है। मनु ने प्रशासनिक प्रणाली में प्रत्यायोजन को महत्व दिया है और आवश्यक माना है। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन मनु ने स्वीकार किया है कि राजा पर कार्यभार अधिक होता है, अतः उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, अध्यक्षों, सचिवों में अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में कर देना चाहिए और ऐसी स्थिति में राजा को कुछ कार्य मंत्रियों से परामर्श से करने चाहिए और कुछ कार्यों को संपन्न करने का दायित्व मंत्रियों पर छोड़ देना चाहिए। राज्य में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और इससे प्रशासन में सुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है। मनु ने प्रादेशिक स्थानीय प्रशासन पर भी जोर दिया है और राज्य के शासन को दो भागों में विभक्त किया है। राष्ट्र पूर्व मतलब राजधानी। मनु का मत है कि घास, जल, वृक्ष आदि से युक्त एक ऐसा भूभाग जहां पर विद्वान वीर पुरुष रहते हों, पुरी या नगर की स्थापना की जानी चाहिए। मनु ने शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राष्ट्र के शासन को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना है और ग्राम में भी उत्तरोत्तर संगठनों की व्यवस्था की है, जैसे 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 1000 ग्राम और प्रत्येक इकाई के लिए एक अधिकारी, उत्तराधिकारी अधिकारी को नियुक्त किया है जिसका नाम रक्षक, जिस अधिकारी को मनु ने रक्षक कहा है और इसका कार्य प्रजा से कर वसूली और उच्च अधिकारी तक उसे पहुंचाना है, ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। प्रत्येक संगठन के अधिकारी को अपने से उच्चतर संगठन के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी माना है। मनु ने नगर प्रशासन हेतु भी एक सूरवीर, तेजस्वी, विचारवान उच्च अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श दिया है, जिसे नगर के समस्त प्रशासनिक कार्य हेतु उत्तरदायी माना है। इस प्रकार मनु ने स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित स्वरूप पर बल दिया है और शक्तियों के कार्यों के विकेंद्रीकरण की उपयोगिता और औचित्य को स्वीकार किया है। मनु ने अधिकारियों कर्म अत्यधिक बल दिया है। मनु ने कहा है कि प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी कर्मचारी सामान्यतः भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से प्रजा की रक्षा करना भी जरूरी है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध मानते हुए मनु ने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की समस्त संपत्ति को छीनकर उन्हें राज्य से बाहर निकालने का दंड देने का प्रस्ताव रखा है। मनु ने इस बात को स्वीकार करते कहा है कि अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से विरत रखने के लिए उन पर नियंत्रण रखने के साथ साथ उन्हें समुचित मात्रा में और समुचित समय पर वेतन दिया जाना चाहिए और कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप निर्धारित वेतन नियत समय पर भुगतान हो। इस प्रकार मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता को महत्व दिया है। थैंक्स।